स्मोकिंग और अल्कोहल आर्थराइटिस के लिए बुरी तो है ही वैसे ही, तो आर्थराइटिस पे क्या उसका कोई रोल है? स्मोकिंग और अल्कोहल की वजह से भी चांसेस है आर्थराइटिस होने के? स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है जो शरीर में जैसे डायबिटीज़ होती है, हर भाग में कोई ना कोई नुकसान करती है। स्मोकिंग का तकरीबन तकरीबन वैसे ही नुकसान है हमारे शरीर के ऊपर। स्मोकिंग में जो केमिकल्स होते हैं वो हमारी ब्लड वेसल्स को पतला कर देते हैं, खून की जो नाड़ियाँ होती हैं उनको पतला कर देते हैं। हर एक जगह पे जहाँ पे खून हमारे पूरे शरीर में हमें न्यूट्रिशन के लिए खून की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ वो खून पतला होता है, खून की नाड़ियाँ पतली होती जाती हैं, वहाँ पे सप्लाई कम होती जाती है। सप्लाई कम हो गई, न्यूट्रिशन कम हो गई, न्यूट्रिशन कम हो गई तो आपकी आपकी मसल्स वगैरह कमज़ोर हो जाती हैं, आपकी बोन्स वगैरह कमज़ोर हो जाती हैं। तो हर बार देखा गया है, जब भी स्टडीज़ हुई हैं, कि उन लोगों में मसल्स की मात्रा कम है, उनकी हड्डियाँ ज़्यादा जल्दी कमज़ोर हो जाती हैं, उनके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, जो हमारी मेन न्यूट्रिशन है, हमारी ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती जाती है। अल्कोहल का असर ज़्यादातर लिवर पे होता है, बट सामूहिक तौर पे जब देखा जाए तो सिगरेट और अल्कोहल तकरीबन तकरीबन शराब और स्मोकिंग का सेवन इकट्ठा ही होता रहता है। तो ज़्यादातर ये कैटेगरी के लोग जो जो दोनों की मात्रा ज़्यादा रखते हैं, उनकी तबीयत ज़्यादातर ख़राब हो रहती है। या तो चेस्ट इन्फेक्शन हो जाएगा या कोई और प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। ज़्यादातर आप लोग देखोगे वो पतले होते हैं, उनके अंदर काफ़ी सारी मसल्स वगैरह में कोई बॉडी मास इंडेक्स जिससे अभी बात कर रहे थे कम ही होता है। सो हालांकि लिवर का डायरेक्ट कोरिलेशन विटामिन डी पर तो है, बट बोन्स के ऊपर नहीं है। बट स्मोकिंग का डायरेक्ट कोरिलेशन है, डायरेक्ट कोरिलेशन अल्कोहल का नहीं। अल्कोहल का नहीं। तो आपने जैसे स्मोकिंग की बात कही, यहाँ पर एक और मेरे मन में सवाल होता है, कई लोग जैसे 10 साल, 15 साल, 20 साल तक बहुत स्मोकिंग की उन्होंने, फिर अचानक से हुआ कि चलो अब छोड़नी है, तो अब स्मोकिंग छोड़ दी है उन्होंने। तो अब जैसे उनको छोड़े हुए 4, 5, 6, 7 साल हो गए या और लंबा टाइम ऑफ पीरियड, तो क्या उसके बावजूद भी उन्हें चांसेस हैं होने के आर्थराइटिस? डायरेक्ट कोरिलेशन तो मैं कहूँगा कि मतलब कि अब ये प्रूव करना स्टैटिस्टिकली बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उसके बाल कितना। ये ज़रूर है कि स्मोकिंग छोड़ने के बाद 2 से 5 साल के बाद तक कुछ उसकी जो जो हमारे साइड इफ़ेक्ट हैं वो रिवर्स हो जाते हैं। तो फ़ायदा है, मतलब कि अगर आप सोच रहे हो 40 की उम्र में, अगर आप बोल रहे हो यार अब क्या फ़ायदा, फ़ायदा है। मतलब कि उस वक़्त भी आप करोगे तब भी कुछ तो है, बट ये नहीं है कि मैं स्टैटिस्टिकली आपको दिखा सकूँ जी कि देखो 5 साल पे इतना फ़ायदा होएगा, 10 साल पे इतना फ़ायदा ज़रूर। बट फ़ायदा है। मेगा, मैं इसमें एक चीज़ जोड़ूंगा। स्मोकिंग अल्कोहल हमारे शरीर की रिपेयर, भरपाई करने की क्षमता गिराता है। तो आपके जोड़ों की जो भी हल्की पुल्की भी नुक्स आ रहे हैं, ये दोनों चीज़, क्योंकि इतने ये नेगेटिव फ्री रेडिकल्स बॉडी में घुसा देता है कि शरीर उसी से जूझता रहता है, तो आपकी रिपेयर कैपेसिटी गिरती है। दूसरा, औरतों में इन दोनों चीज़ों का असर कहीं ज़्यादा देखा गया है आदमियों के मुकाबले में। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आदमियों को करना चाहिए, ये मैसेज गलत नहीं जाना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर से आजकल यंगस्टर्स में ये चीज़ शुरुआत होती है। और मतलब सोशल ड्रिंकिंग इतनी ज़्यादा मात्रा में हो जाती है कि उसकी वजह से, जैसे डॉक्टर बेदी ने कहा, आपका विटामिन डी के ऊपर अटैक आता है अल्कोहल से थ्रू द लिवर। तो अगर विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम भी नहीं होगा, ये दोनों नहीं होंगे, हड्डियां आपकी पोली पड़ने लगेंगी। जब आपकी हड्डी कमज़ोर होगी, जोड़ भी खराब होगा। तो एक साइकिल बन जाती है। तो खास तौर से हम लोग ये मैसेज देना चाहेंगे, यंग गर्ल्स ये वाली चीज़ बिल्कुल इस चीज़ के लिए ना करें। ऐसे तो स्मोकिंग अल्कोहल सबके लिए ही बुरी है, बट स्पेशली कुछ लोगों को एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत है। तो जैसे सर ने बताया, जो भी यंग गर्ल्स है या मोस्टली जो विमेन है, प्लीज़ अवॉइड, आदमी लोग भी अवॉइड करें स्मोकिंग और अल्कोहल, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ओके, ठीक है। मूविंग ऑन सर, आपसे मेरा सवाल होगा कि आर्थराइटिस से खुद को बचाने के लिए क्या खाएं, क्या ना खाएं, और अगर आर्थराइटिस हो गया है तब भी क्या खाएं, क्या ना खाएं? बहुत बढ़िया सवाल। हम लोगों ने जैसे अभी तक बात की, आपकी जोड़ों की बीमारी हड्डियों से लिंक्ड है। अगर हड्डियों में जान अच्छी रहेगी तो आपके जोड़ उतने ज़्यादा सही चलेंगे। तो अच्छा आहार लें, शाकाहारी लें या मांसाहारी लें, हमें उससे फ़र्क नहीं है। आपके खान पीन में प्रोटीन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, गुड क्वालिटी, और पर्याप्त प्रोटीन्स आपके खाने में ज़रूर चाहिए।
बहुत ज़्यादा घी तेल वाला खाना आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल ही रहित हो। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं हमारे खान पीन में वो ज़रूरी हैं। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, फ्रेश आपके वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी सोर्स ऑफ कैल्शियम आराम से मिल जाता है। और हमारे पूरे देश में किसी भाग में भी चले जाएं, मिल्क प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, अलग अलग चीज़ों से बनाए जाते हैं। तो नॉन वेज खाते हैं, अंडा खाते हैं, बहुत बढ़िया बात है। नहीं खाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये सारी चीज़ों का सेवन सही मात्रा में करें, एक बैलेंस्ड डाइट लें। अगर आर्थराइटिस हो भी जाती है तो भी आपका ये डाइट सेम रहेगा। ये चीज़ वो चीज़ ना वाली भी नहीं है। शुरुआत में डॉक्टर बेदी ने एक चीज़ बोली थी, गाउट का प्रॉब्लम। जो गाउट का प्रॉब्लम होता है वो होता किस वजह से? कुछ टाइप की प्रोटीन्स आपका किडनी हैंडल नहीं कर पाता, तो वो जोड़ों में जमा होने लगती है और उससे बहुत तेज दर्द होता है। तो वो खान पीन का सेवन उन कुछ मरीजों में हमें कुछ समय के लिए रोकना पड़ता है। अदरवाइज रूल ऑफ थंब, टेक होम मैसेज, अच्छा बैलेंस डाइट लें। तो अच्छा बैलेंस डाइट वैसे भी नॉर्मल लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, बहुत सी बीमारियों से आपको बचाएगा भी। अगर आप आर्थराइटिस से भी बचना चाहते हैं तो प्लीज़ बैलेंस डाइट में अपनी ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड करिए जो आपको सर ने बताई हैं। ठीक है सर, एक और मेरा आपसे सवाल होगा कि यूरिक एसिड और आर्थराइटिस का कोई रिलेशन है? और यूरिक एसिड बढ़ाने वाले कौन से फूड्स हैं जो हमें नहीं खाने चाहिए ताकि आर्थराइटिस से बचा जा सके, अगर रिलेशन है तो कोई? जब यूरिक एसिड की हमारी खून में मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे जो जोड़ होते हैं, स्पेसिफिकली कुछ छोटे छोटे जोड़ों के अंदर जाके ये यूरिक एसिड के जो दाने होते हैं वो जाके जमा हो जाते हैं। जब वो जमा होते हैं तो हमारे शरीर को लगता है वो फॉरेन बॉडी आ गई वहाँ पे, एक तरह से फॉरेन बॉडी भी है। तो जब वो उसको महसूस करती है तो उसके साथ रिएक्शन प्रोड्यूस करती है। उसे हम कहते हैं गाउटी आर्थराइटिस रिलेटेड टू यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने से। बट वो तभी होता है जब हमारी यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, जो मात्रा खून में बढ़ जाती है। स्पेसिफिकली जो जोड़ जो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, पाँव के छोटे जोड़ और उंगली और हाथ में भी आ सकते हैं, रिस्ट वगैरह में भी आ सकते हैं और एल्बो में भी आ सकते हैं। इसका जो आर्थराइटिस होता है, अभी हम जिसके विषय में बात कर रहे थे, उसे हम गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं। मगर उसकी प्रेजेंटेशन कुछ अलग तरीके की होती है, बिकॉज एकदम आना, गर्म हो जाना, बिल्कुल जैसे इतनी तीखी दर्द की अस्पताल भाग के चले जाना। अब यूरिक एसिड आता कैसे है? यूरिक एसिड हमारी प्रोटीन जब हमारे कंज्यूम होते हैं, उसका जब वो अपनी बॉडी में आ जाता है, जो बचा खुचा होता है वो हमारे जो खून में बच जाता है, जिसकी एक्सक्रीशन होती है, वो यूरिक एसिड कहलाती है। ये जो यूरिक एसिड है ये आता है हमारा सबसे ज़्यादा प्रोटीन रिच फूड से, जिस भी खाने में प्रोटीन ज़्यादा हो। सबसे ज़्यादा हमारी मात्रा इन चीज़ों में मीट प्रोडक्ट्स वगैरह की ज़्यादा है। अदर थिंग इज़ अल्कोहल, स्पेशली वाइन वगैरह में इसकी प्रोडक्ट की मात्रा ज़्यादा है। हमारी जो शाकाहारी खाना है उसमें टमाटर, साग वगैरह में ज़्यादा है। जहाँ तक देखा गया है कि ज़्यादातर हम, बिकॉज हमारे अगर आप वेजिटेरियन हो तो इतनी ज़्यादा एक्चुअली पाबंदिश लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिक एसिड जो हमारे नॉन वेजिटेरियन फूड अल्कोहल से जाती है वो कहीं ज़्यादा है बनस्पत इसके जो वेजिटेरियन फूड से आती है। सो स्पेशली अल्कोहल को तो स्पेशली अल्कोहल जैसे बियर वगैरह में, बियर, रेड वाइन वगैरह में, उसके अंदर मात्रा बहुत ज़्यादा है, वो कम कर लो तो उससे फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, ओके, मतलब रिलेशन है और कुछ चीज़ें अगर हम अवॉइड करें तो इससे बचा जा सकता है। ठीक है। मेगा वेजिटेरियन फूड्स में भी मैं ऐड करना चाहूँगा, डॉक्टर बेदी ने कहा टमाटर में कच्चा टमाटर, अगर वो टमाटर जूस पिएंगे तो उनको अटैक आने का चांस ज़्यादा है, लेकिन टोमेटो सूप से नहीं उतना आता। जब पक जाता है तो उसका केमिकल फॉर्मुलेशन बदल जाता है। सलाद में टमाटर खाना वो भी एक प्रॉब्लम है। बैगन से बहुत हाई वैल्यूज़ बढ़ती हैं। हमारे कुछ दालें हैं जिनमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी पाई जाती हैं। शुरू के अटैक में हम लोग वो दालें थोड़े टाइम बंद करते हैं, जैसे राजमा, सोयाबीन, ये वाली में एकदम से मात्रा तेज होती है। एक आजकल बड़ा डेकोरेटिव फ्रूट है, कीवी कहते हैं उसको,
उससे भी एकदम से आपका अटैक प्रेसिपिटेट। कई बार ना पेशेंट आता है तो मैंने वाइन भी नहीं ली, ये भी नहीं लिया, तो हमें ढूंढना पड़ता है कि ये अटैक क्यों आया था, और एक बार उनको आप समझा दें तो उसमें फायदा होगा। एक चीज और जो कि अटैक प्रेसिपिटेट करता है वो कम पानी पीना। अगर आप पानी की मात्रा अच्छी करेंगे तो ये आपका यूरिक एसिड लेवल डाइल्यूट रहेगा। ओके ठीक है, तो डिहाइड्रेशन हो गया या बहुत सारे जो और भी चीजें, हॉलिडे में जाते हैं तो हम वेकेशन कर रहे हैं, ज़्यादातर लोगों में ये देखा गया है कि उनके मेटाबॉलिज्म में ना कोई एरर होती है जिसके कारण आता है। सो इट इज़ नॉट ट्रूली अ वेरी फूड रिलेटेड। हालांकि प्रिवेंशन के लिए वी नॉर्मली रिड्यूस इट, बट दे हैव उनकी कैपेसिटी टू सिक्रीट यूरिक एसिड निकालना कम होती है, इसीलिए ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया।